जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स, इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र भाग 2 से लिया गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता की साझेदारी क्या होता है। तो सबसे पहले हम साझेदारी जानेंगे कि साझेदारी किसे कहा जाता है, साझेदारी क्यों जरूरी है ना। तो साझेदारी जब हम जान लेंगे तब हमको या आपको ये बात समझ में आ जाएगा, है ना, कि साझेदारी से क्या होता है, क्या नहीं होता है, और साझेदारी क्या है। इसके लिए हम बता रहे हैं, वे आप गौर से देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साझेदारी का मतलब होता है किसी देश की शासन व्यवस्था में, किसी देश की शासन व्यवस्था में, यानी साझेदारी के बारे में बता रहे हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था में, है ना, उस देश के किसी एक वर्ग का, किसी एक जाति का, किसी एक समुदाय का अधिकार न हो, यानी सबका अधिकार हो, तब वे साझेदारी कहलाएगा। मतलब किसी भी व्यवस्था में, किसी भी शासन व्यवस्था में अगर किसी एक जाति का अगर हम अधिकार दे देंगे तो वे साझेदारी नहीं कहलाएगा। अब आपको समझ में आता होगा साझेदारी से क्या होगा। तो साझेदारी से किसी भी देश का या किसी भी घर का या किसी भी समाज का तरक्की होता है ना। इसलिए सत्ता में साझेदारी क्या है, बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी देश में दो तरह के लोग रहते हैं, है ना, एक ए रंग वाले और एक बी रंग वाले। ए रंग वाले गोरे हैं और बी रंग वाले काले हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर ए रंग वाले को सब कुछ दे दिया जाए, यानी सरकार भी ए वाले को बना दिया जाए, उस पुलिस ही ए वाले का हो, कानून भी ए वाले का हो, सब कुछ ए वाले को हो, तो बताइए बी वाले कैसा महसूस करेगा। बी वाले कैसा महसूस करेगा। बी वाले अपने आप को छोटा महसूस करेगा, बी वाले अपने आप को हीन महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी साझेदारी उसमें नहीं है। क्योंकि चारों ओर ए वाले का साझेदारी कहाँ है, ए वाले की साझेदारी कहाँ है, सरकार के पास है, थाना में उसी का आदमी है, न्याय में उसी का आदमी है, चारों ओर वहीं पे उसका आदमी है, तो अपने आप को छोटा महसूस करेगा ना, एकदम छोटा महसूस करेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये समझ गया ना, कैसे समझे। हम बोले ना अभी दो, अगर एक देश में दो तरह के लोग रहते हैं, ए और बी, और सारा कुछ ए वाले को दे दें, बी वाले को उसमें कोई अधिकार नहीं दें, तो बी वाले क्या अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बी का कोई हक नहीं है। वे अपने आप को ही समझेंगे कि हम घटिया हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इस तरह का हूँ, यानी अपने आप को थोड़ा दूसरे समझेंगे। तो इससे न देश तरक्की करेगा और ना ही और कुछ। चलिए एक और चलिए तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया, ए और बी के तौर पर। अब हम बता रहे हैं कि अगर सत्ता में सही ढंग से साझेदारी कर दिया जाए, है ना, तो वह देश कहाँ से कहाँ विकास कर जाएगा, है ना। और किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं किया जाए तब उस देश का क्या होगा। तो इस सारे चीज़ों को, साझेदारी के चीज़ों को हम एक, है ना, जो बुक में दिया है उससे एग्जाम्पल यानी देश के नाम से, देश के बात से बोर्ड पर समझते हैं, ठीक है ना। और इस देश को समझते हैं, यानी किसी देश में सत्ता में साझेदारी कर दिया जाए तब देश कैसे विकास करेगा। किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं किया जाए तो देश विकास करेगा कि नहीं करेगा, जो अब हम बोर्ड पर चल रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए तो अब हम जानेंगे कि किसी देश में सत्ता की साझेदारी अगर ठीक ढंग से कर दिया जाए तो वह देश कैसे विकास करेगा, है ना। और किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं करें तो वह क्या करेगा। इसको हम एक
देश के नाम से जानते हैं, देश की तरह, देश की शब्दों से जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, एक बेल्जियम देश है जो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है कहाँ का देश है? यूरोप का देश है, एक छोटा देश है जो हरियाणा से भी छोटा है। कौन देश छोटा है? बेल्जियम, जिसकी आबादी कितना है? 1 करोड़। यानी बेल्जियम देश की आबादी 1 करोड़ है ना, और यह हरियाणा से भी छोटा देश है। उस देश का नाम क्या है? बेल्जियम। यहाँ लोग मतलब कहाँ? बेल्जियम में 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। बेल्जियम में लोग कितने से बटे हुए हैं? 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला फ्लेमिश इलाका, जहाँ 59% लोग केवल डच भाषा बोलते हैं। मतलब बेल्जियम में लोग 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला है फ्लेमिश इलाका, जहाँ केवल डच भाषा बोलते हैं। दूसरा है बेलोनिया, जहाँ लोग 40% भाषा फ्रेंच बोलते हैं और ये समृद्ध है। और जो फ्लेमिश इलाका है ना, ये मतलब डच भाषा बोलते हैं, ये पिछड़ा है। पिछड़ा अगर कहें इसका मतलब होता है कि थोड़ा अपने स्थिति से ठीक ठाक नहीं, मतलब दूसरे टाइप का है ना। और समृद्ध कहें तो सब कुछ से अच्छा, खाने पीने पढ़ने लिखने यानी सब कुछ से अच्छा। कौन है? बेलोनिया, जो 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% रह गया जो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। अब कहिएगा सर ये सब काहे लिखा है, इतना लिखाने से मकसद क्या है? तो हम बता रहे हैं कि अब यहाँ पे जो बेल्जियम है इसकी कहानी जो हमने बताया है कि यहाँ के लोग 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला फ्लेमिश इलाका, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और ये पिछड़ा है। यानी देखिए इनकी आबादी ज़्यादा है फिर भी ये क्या है? पिछड़ा है। इनकी आबादी क्या है? ज़्यादा है और ये क्या है? पिछड़ा है। और जिसमें 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये क्या है? समृद्ध है। समृद्ध है ना। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों में तालमेल ठीक अभी नहीं है, तो ये लोग अपने अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, है ना। अब इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम एक आते हैं श्रीलंका, एक छोटा सा दक्षिण एशिया का द्वीप देश है, उसको जानते हैं। इसकी आबादी है 2 करोड़, यानी हरियाणा के लगभग की आबादी इसकी आबादी है। यहाँ भी लोग 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। भाषा के आधार पर यहाँ भी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। कहाँ? श्रीलंका में। पहला है सिंगली, यानी श्रीलंका की भाषा सिंगली है, जो 74% लोग सिंगली भाषा बोलते हैं। 74% लोग कितना भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा बोलते हैं। और तमिल 18% लोग बोलता है। तमिल जो भाषा है कितने परसेंट बोलता है लोग? 18%, जिसमें 13% श्रीलंका के ही है और 5% भारतीय हैं जो हिंदी और मुसलमान हैं। अब कहिए सर श्रीलंका में हिंदू मुसलमान काहे के लिए गया था, तो नहीं बताइए। तो देखिए, तो श्रीलंका में हिंदू और मुसलमान, जब देश जिस समय भारत देश गुलाम था उस समय, है ना, श्रीलंका भी गुलाम था, आज़ाद नहीं था। तो अंग्रेज क्या करता था कि लोगों को यहाँ से भारत से पकड़ पकड़ के लेकर जाता था और वहाँ पे मजदूरी कराता था। किसको कराता था जी? किसको? यानी मुसलमान को और हिंदू को। कहाँ से? भारत से। तो वे गए श्रीलंका में और वहीं पे काम करते 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 वे वहीं पे रह गए। और वहीं पे रहने के बाद में वे भारतीय कहलाए, जो 5% क्या थे? भारतीय थे। कहाँ थे? भारतीय। कहाँ? श्रीलंका में, है ना। और देखिए श्रीलंका में ईसाई भाषा बोलने वाले 7% थे, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषा आसानी से बोल लेते थे। अब कहिए कि सर ये दोनों काहे ला बता रहे हैं, तो नहीं बताइए तो हमको। तो दोनों इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ देखिएगा, ये श्रीलंका है, ये बेल्जियम है। तो श्रीलंका है, तो श्रीलंका में इतना आबादी है ना। यहाँ पे तालमेल बैठा है कि नहीं? यहाँ पे तालमेल बैठा है कि नहीं? यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लेमिश भाषा बोलने वाले, यानी डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले अगर अपना तालमेल बना ले रहे हैं, यानी सत्ता की साझेदारी कर ले रहे हैं, तो ये देश, यह बेल्जियम तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। और श्रीलंका के बारे में जानेंगे। श्रीलंका, है ना, अपने तीनों भाषा में अगर ये साझेदारी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये
मतलब तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। आप लोग बने रहेंगे, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं, चलो पंखा। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी पहले के स्लाइड में बताया है कि जो बेल्जियम जो देश था उसमें डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। लड़के बंद करो, बात नहीं लिखना। डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, जिसमें 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, वे समृद्ध थे, और 59% भाषा डच बोलने वाले थे जो समृद्ध नहीं थे, पिछड़े थे। अब देखिए, पिछड़ा और समृद्ध में बहुत का अंतर होता है ना। तो ये लोग कैसे स्वीकार किया है, लोग क्या किया, जिसके वजह से आज पूरे विश्व में है ना एक बेल्जियम देश को भी एक अच्छे देश में गिना जाता है ना। तो सबसे पहले पिछले स्लाइड में देखा है कि 59% भाषा जो डच बोलते थे और 40% भाषा फ्रेंच बोलते थे, है ना। ये लोग कहाँ से कहाँ थे, तो अब अगले इस स्लाइड में आते हैं बेल्जियम में। अब ये क्या होते हैं कि बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर पर, क्षेत्रीय आधार पर, है ना, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया लोग। क्षेत्रीय आधार पर क्या कर लिया लोग, इसको स्वीकार कर लिया लोग। तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी मानव का अगर उस व्यक्ति में स्वीकार करने की क्षमता है, एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तो समझिए पूरे संसार को जीत सकता है। और हम में और आप में क्या पता है क्या होता है, तुरंत कुछ कोई कही हमरा से ना कर, पूर्वशक कराओ, तो पूरा बिहार यही हैरान बा, खाली पूर्वशक, है ना। लेकिन डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, उन्होंने अपने आप को क्षेत्रीय आधार पर इस बात को स्वीकार किया। लोग क्या स्वीकार किया, तो देखिए क्या स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच, 1970 से और 1993 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किया लोग। 1970 से लेके 1993 तक संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन काहे ला किया, तो संशोधन इसलिए किया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें। बात है। अब संशोधन का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि संविधान में, है ना, वैसे मतलब हम तर्क को स्पष्ट करें जिसमें सब लोग को अच्छा लगे। अगर भोजपुरी भाषा में जानते हैं संशोधन का मतलब, जैसे माँ घर में दाल बनाती है, दाल हो गल नूनगर, तो 1 लीटर पानी ले पटा दो, वो एकदम एडजस्ट हो जाएगा। इसी को कहा है संशोधन, यानी मिला जुला कर काम चला लेना। तो यहाँ पे मिलाने जुलाने की बात नहीं है, यहाँ पे संशोधन इसलिए किया गया ताकि डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले ये लोग, है ना, मिल जाएं, और मिलने से क्या होगा, ये लोग भी तरक्की करेंगे। तो संशोधन हुआ और मिलजुल करें। इनके द्वारा एक मॉडल अपनाया गया, किनके द्वारा, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले के द्वारा एक मॉडल बनाया गया। क्या मॉडल बनाया गया, तो क्या देखिए, केंद्र सरकार में, केंद्र मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार में है, तो बिहार यानी पूरे 28 राज्य का, है ना, हमारे कोई भी काम दिल्ली से होता है, यानी सेंट्रल सरकार, जिसको अभी केंद्र का सरकार मोदी जी हैं, माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी, है ना। तो सेंट्रल सरकार के मतलब केंद्र सरकार यानी मोदी जी, है ना। तो उसी प्रकार डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग केंद्र में सरकार बनाए, केंद्र में अपने आदमी को बैठाया। क्या कैसे बैठाया, तो डच भाषा बोलने वाले को भी और फ्रेंच भाषा बोलने वाले को भी, यानी दोनों भाषा बोलने वाले को, है ना, केंद्र में लाया गया, केंद्र में बैठाया गया, और वहाँ पे नियम नीति लगाया गया। क्या नियम नीति लगाया गया कि जो डच भाषा बोलेंगे, है ना, अगर उसको फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंजूर करेंगे, है ना, तभी यह कानून पास होगा। यानी सीधी भाषा में जानते हैं कि दोनों आदमी के मिलने से कोई कानून बनेगा। तो बोलिए यहाँ साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइए तो पहले। तो दोनों आदमी को केंद्र में बैठाया गया, यानी दोनों आदमी को केंद्र में समान संख्या में, यानी जितना डच भाषा बोलने वाले की मंत्री की संख्या थी उतना ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले की मंत्री की संख्या थी, है ना। फ्रेंच वाले अपना सुख दुख जानते थे, डच वाले अपना सुख दुख जानते थे, और इन लोगों को केंद्र में बैठा करके कोई भी कानून बनता था तो इन लोग दोनों आदमी की सहमति से बनता था। हो गया ना।
समान होगी थी। दोनों की सहमति से कानून, नया कानून बनता था। यानी फ्रेंच वाले के और डच वाले दोनों अगर ओके हो गए तो वह कानून पास हो गया। अब बताइए यहाँ पे साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। अब क्या हुआ? क्षेत्रीय सरकार को भी शक्ति रही उसमें, मतलब इनको अलग अलग राज्य में भी ऐसे ही मतलब बना दिया गया, दूसरे राज्य में ऐसा ही बना दिया गया कि वहाँ भी उसमें मंत्री रखा गया, डच बोलने वाला का भी और फ्रेंच भाषा बोलने वाला की। किसी दूसरे राज्य में भी वैसा ही किया गया और इसका सारा देख रेख क्षेत्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार के निगरानी में होता रहा। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि इनके सहमति से, है ना, आज बेल्जियम जो देश है ना, बहुत आगे तक चला गया। यानी आज पूरे विश्व में बेल्जियम देश को भी गिना जाता है, समृद्ध देश में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा सत्ता में साझेदारी किया गया। यानी डच वालों को बैठाया गया और फ्रेंच वाले को भी बैठाया गया तो साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ? यानी हुआ। इसका मतलब है कि ये देश क्या हुआ? तरक्की, तब ना तरक्की किया है। अब चलिए इसी के आधार पर एक हमारे एक पड़ोसिया देश है श्रीलंका के बारे में जानते हैं ना। श्रीलंका को स्वतंत्रता तैका देर भेल, हमनी के जब आज़ादी मिलल ओकरा कुछ देर बाद श्रीलंका का आज़ादी भेल। यानी 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गई। ये भी अंग्रेजों के द्वारा गुलाम हुआ था, हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा श्रीलंका के निवासियों के द्वारा संघर्ष करने के बाद इस देश को आज़ादी मिला। अब जब आज़ादी मिला तो श्रीलंका में तीन गो भाषा बोलने वाला जनता था। एगो सिंगली, एगो था तमिल, एगो था, है ना, तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलने वाले, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब सिंगली को स्वतंत्रता मिल गया यहाँ पे, है ना, तो सिंगली भाषा का सरकार बना। अब देखिए आज़ादी हुआ तो वहाँ पे सबको मिलजुल कर आज़ाद कराया, और सरकार जब बना तो सिर्फ सिंगली भाषा का सरकार बना, सिंगली भाषा का सरकार बना। अब देखिए यहाँ पे सत्ता का साझेदारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? आप लोग ध्यान से देखेंगे 1956 ईस्वी में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, यानी बना दिया गया। श्रीलंका में 1956 में सिंगली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। बनाने के बाद में अब देखिए सिंगली वाला को जब बना दिया गया कि हाँ हमारा भाषा है, सिर्फ सिंगली के मिलने से हमारा देश आज़ाद हुआ है। सब अपने आप को समझा कि हम आई एम सब कुछ हैं, है ना। कौन कहता था जी? कौन? सिंगली। आई एम सब कुछ है, सिर्फ सिंगली। लेकिन अकेले सिंगली से कुछ नहीं हुआ था, अकेले सिंगली से कुछ नहीं हुआ था, है ना। अब वहाँ कहता सरकारी नौकरियों में सिर्फ सिंगलियों की प्राथमिकता दी गई। सरकारी नौकरी में सिर्फ किसको प्राथमिकता दी गई? सिंगली को, है ना। दूसरे तमिल को नहीं दिया गया और ना ही ईसाई धर्म को पालन करने वाले को दिया गया। अब क्या होगा इसमें, अब जो सरकारी नौकरी आती थी, है ना, वैकेंसी आती थी, तो पहले सिंगली को अगर सीट बच गया तब तमिलवा के कुछ कोनो के दिया जाता था। वहाँ पे ऐसे नहीं दिया जाता था। काहे? देखिए यहाँ पे कैसा गद्दारी कर रहे हैं सिंगली वाले लोग, है ना। सरकारी कॉलेज स्कूलों में भी एडमिशन होता था, नाम लिखाया जाता था, तो वहाँ पर भी पहले सिंगली का एडमिशन होगा और सीट बच जाएगा तब तमिल का होगा और किसका होगा? जो अन्य भाषा बोलने वाले थे उनका होगा। अब देखिए ये बहुत गलत बात है कि नहीं पता है। अब देखिए आप कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे सत्ता का साझेदारी हो रही है? नहीं हो रही है। अब देखिए उसके बाद में बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया। अब बौद्ध धर्म को मानने वाला था सिंगली, बौद्ध धर्म को मानने वाला था सिंगली का सरकार था, तो जहाँ तहाँ बौद्ध धर्म था उसका बहुत अच्छे से पालन किया गया। जहाँ तहाँ श्रीलंका में मंदिर था उसको तोड़वा दिया गया, मस्जिद तोड़वा दिया गया। अब बताओ भाई, हम है हिंदू या है मुस्लिम, अब अगर हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति मंदिर को या मस्जिद को तोड़े तो भाई दुख होगा कि नहीं होगा? तो उस तरह से तमिल वाला बड़ी नाराज हो गया, तमिल वाला नाराज हो गया। भाई किसी को गुस्सा आएगा जी। हमारे सामने अगर मान लीजिए हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर मेरे सामने किसी मंदिर को तोड़वाया जाए तो बोले मुझे दुख होगा ना होगा? एकदम दुख होगा। तो उसी तरह तमिल को बहुत बड़ा दुख हुआ, जिसके कारण तमिल क्या हो गया, तमिल जनता क्या हो गया? नाराज, खिसिया गए लोग। खिसिया वाला तो बातें बटे, वो लोग गुस्सा आ गया कि लोग काहे ऐसा कर रहा है। कौन लोग?
सिंगली लोग, है ना। तब जाकर के ये लोग नाराज हुआ। नाराज होने के बाद में सरकार और राजनीतिक पार्टियों का इन्होंने दुश्मन बना लिया। कहा कि ये तो हमारा कोनो काम तो कर नहीं रहा है, सिंगली वाला ना काम कर रहा है मेरा, है ना हमको कुछ दे रहा है, तो फिर हम इसके साथ रहे क्यों। तो इसको क्या बना लिया, बहुत बड़ा एक दुश्मन बना लिया। अंत में खुद मतलब तमिल वाला राजनीतिक पार्टी बनाई। काहे बनाई, तो अपने मांग रखने के लिए, अपनी मांग। और मांग क्या रखा, तो सुन लो, तमिल को राजभाषा बनाओ। भाई अगर जिस तरह से आप सिंगली को राजभाषा बनाए हैं, उस तरह से तमिल को भी राजभाषा बनाओ, तमिल की भाषा को भी दर्जा दो। तो ये भी बात सही था। हमें भी शिक्षा और रोजगार में उतना ही अवसर दो जितना तुम सिंगली वाले को दिया है। ये कौन कहा, कौन कहा जी, कौन, तमिल वाले ने कहा। तमिल वाले ने, अब कोई पूछेगा कि तमिल वाले ने क्यों पार्टी बनाई, क्योंकि तमिल वाले को पार्टी बनाने का एक ही कारण था कि सिंगली वाले ने इसको अपना नहीं समझता था लोग। ये सिर्फ जानता था लोग कि हमारे देश की आज़ादी में सिर्फ हमारी भूमिका है और हमारे कहने से हमारा देश क्या रहा है, चल रहा है। इसीलिए तमिल के लोग क्या हुआ था, इनको थोड़ा गुस्सा हो गया और यह खुद को क्या बना लिया, पार्टी बनाने के बाद में तो अगर आप देखते हैं नहीं जगह था, इसीलिए मिटाकर हमको फिर लिखना पड़ा है। तो तमिल भाषा वाले मतलब बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, तो उन्होंने संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद में, है ना, क्या किया कि सरकार से, है ना, अपना सब कुछ रखा और बताया कि जिस तरह आप सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया, उस तरह से हमारी भाषा को भी राजभाषा घोषित किया जाए, है ना। तो ये बात सरकार नहीं मान रही थी, जिसके कारण से ये एक संगठन बना लिए। कौन, तमिल वाले ने। और संगठन बना लिए जिस संगठन का नाम था उग्र संगठन। उग्र संगठन मतलब कहते हैं कि मतलब बहुत उपद्रव करने वाला संगठन, और जिसे लीटे के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, लीटे। और ये जब संगठन बनाने के बाद में दोनों समुदायों के बीच में टकराव शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, टकराव शुरू हुआ, जिस कारण से 2009 में इसी तरह से गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, है ना। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि बेल्जियम वाले अगर बात को समझ गए तो ये देश तरक्की कर गए, और ये श्रीलंका वाले अपने बात को नहीं समझे, यानी साता का साझेदारी नहीं किए, तो ये देश अभी तक तरक्की नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए कहता है कि किसी भी देश में अगर साझेदारी होती है साता की, तो वह देश तरक्की जरूर करेगा, और जिस देश में साझेदारी नहीं होगा वह तरक्की नहीं करेगा। आपने इस दोनों वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि साझेदारी का मतलब क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉच। अब इसके अगले वाला वीडियो मेरे अगले वीडियो पार्ट 2 बनकर आएगा, उसे देखना ना भूलें।